ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो बीए थर्ड ईयर का टॉपिक और एमए फाइनल फर्स्ट पेपर, बीए थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है भारत का भूगोल, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट थर्ड का। और एमए फाइनल का जो फिफ्थ पेपर है एडवांस ज्योग्राफी, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, ऐसी परियोजना जिसके काफी सारे उद्देश्य हैं उसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। आपको या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, काफी सालों से हर साल यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर में और एमए फाइनल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड ईयर में तो बकायदा हर साल यूनिट थर्ड का ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। बहुउद्देशीय, इसके बहुत सारे उद्देश्य निकलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? भारत की किसी एक परियोजना का वर्णन कीजिए। भारत में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना है। या तो आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाएगा यूनिवर्सिटी में कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, किसी एक परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। नाम ना दे के सीधा पूछा जाएगा, या अगर नाम दे के पूछेगा तो भारत में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना है, इसके अलावा चंबल परियोजना है, या आपको हीराकुंड बांध परियोजना, किसी भी एक परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन किया जा सकता है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट मैं आज आपको बताऊंगा बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और किसी एक परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट पहले बता दूं आपको, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य निकलते हैं, किसी एक उद्देश्य नहीं, इसमें काफी सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। वर्षा के अभाव में, मैं परिचय दे रहा हूं बच्चों, वर्षा के अभाव में खेतों को कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है, गर्म देश, जिसमें कृषि मुख्यतः मानसून पर ही निर्भर करती है। लेकिन मानसून की वर्षा की प्रकृति अनियमित है, अनिश्चित है, अपर्याप्त है। वर्षा कई बार समय से पहले आ जाती है, कई बार पूरी नहीं आती है बरसात। तो वर्षा की प्रकृति क्या है इंडिया में? अनियमित है, अनिश्चित है और अपर्याप्त है। भारत में नियमित कृषि करने के लिए सर्वोत्तम उपाय कृषि में सिंचाई की व्यवस्था करना। भारत में सिंचाई की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या कारण है? पहला, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, अपर्याप्त होना, वर्षा काल सीमित होना, एक टाइम फिक्स का वर्षा काल, मानसून की असमय समाप्ति, वर्षा का असमान वितरण। अगला पॉइंट है वर्षा का मूसलाधार होना। फिर अगला पॉइंट है विशिष्ट फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 7, रबी की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 8, व्यापारिक फसल के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। नंबर 9, नए व उत्तम बीजों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। और 10 जो इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की प्रकृति ऐसी है कि हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट है 11, शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता सूखा पड़ने के समय भी होती है। भारत में सिंचाई के साधन क्या है? तो स्टूडेंट, भारत की भौतिक संरचना में भिन्नता होने के कारण सिंचाई के विभिन्न साधन काम में लिए जाते हैं। भारत को भौतिक दृष्टि से 5 पार्ट में बांटा है। कहीं नहरों से सिंचाई की जाती है तो कहीं नलकूपों से सिंचाई की जाती है, कहीं हम वर्षा पे ही डिपेंड है। तो इस प्रकार प्रकृति के अनुसार कहता है कि भारत की भौतिक संरचना विभिन्नता के कारण सिंचाई के साधन अनेक विभिन्न साधन काम में लिए जाते हैं। कहीं तालाबों से भी सिंचाई होती है। तो उत्तरी भारत में विशेषकर नहरों व कुओं से, उत्तरी भारत में जो सिंचाई होती है वो नहरों और कुओं से की जाती है। वह दक्षिण भारत में
जो सिंचाई है वो तालाबों द्वारा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की क्या भौतिक दृष्टि से भिन्न है, जातीय दृष्टि से भारत में भिन्नता रखता है। उत्तरी भारत में नहरों और कुओं से सिंचाई की जाती है। गंगा जैसी, सिंधु जैसी, ब्रह्मपुत्रा जैसी महान नदियों से नहरें निकाली गई हैं और नहरों से हमारे खेतों तक सिंचाई की जाती है। और वहीं दक्षिण भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 35% पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 65% क्षेत्र को अभी भी भारत में क्या है, जो कुल कृषि क्षेत्र के 35% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 35% क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 65% क्षेत्र आज भी क्या स्टूडेंट, 65% क्षेत्र को अभी भी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा पर और जो ऊपर मैंने बताया 35% क्षेत्र पर सिंचाई उपलब्ध है। और बाकी बचा जो 65% है वो आज भी हम वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। कुल सिंचित क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर जितना सिंचाई की जाती है, सिंचित क्षेत्र है, उस कुल सिंचित क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर कुओं, तालाबों, झीलों, नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। तो स्टूडेंट, देश की कुल सिंचित भूमि का लगभग 45% नहरों से, देश के कुल सिंचित क्षेत्र जो एरिया सिंचित होता है उसका 45% नहरों से सिंचित है। आपने ध्यान रखना, कुल सिंचित क्षेत्र, इसमें से स्टूडेंट नंबर 1 45% नहरों द्वारा सिंचित होता है। 28% कुओं व नलकूपों, 28% क्षेत्र कुओं और नलकूपों के लिए, 45% क्षेत्र नहरों के द्वारा, 28% कुओं व नलकूपों के द्वारा, 17% भाग तालाबों से, 17% तालाबों से। कुल दूसरे क्षेत्र है 45% नहरों से, 28% कुओं से, 17% हम तालाबों से और 10% भाग पर अन्य साधनों से सिंचाई होती है। 10% पर अन्य साधनों से। इस प्रकार से कुल सिंचित क्षेत्र हमारा 100% मान है, तो 45% में नहरों द्वारा सिंचाई, 28% भाग पर कुओं व नलकूपों द्वारा, 17% पर तालाबों से और 10% अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। देश में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में होती है। ये बता दो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में, यूपी, जिसको यूपी कह देते हैं शॉर्ट में, नहरों द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद पंजाब में, उत्तर प्रदेश के बाद नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एवं बिहार राज्य का नंबर आता है। कुओं द्वारा सिंचाई गंगा घाटी के मध्यवर्ती भागों में सबसे अधिक की जाती है। जो कुओं में द्वारा सिंचाई की जाती है वो गंगा घाटी के मध्यवर्ती भागों में, गंगा की जो नदी निकलती है इसके मध्यवर्ती भागों में अधिक सिंचाई की जाती है। जबकि तालाबों द्वारा सिंचाई, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, तालाबों द्वारा सिंचाई, तो तालाबों द्वारा जो सिंचाई है वो दक्षिण भारत में की जाती है। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में की जाती है।
भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है वो तमिलनाडु। यह दो चीज मैंने आपको बताई, नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो यूपी में, और तालाबों द्वारा दक्षिण भारत में जो सिंचाई होती है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। ये जीके का भी क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा किस राज्य में होती है, तो तमिलनाडु, और नहरों द्वारा सिंचाई किस राज्य में सर्वाधिक होती है, तो यूपी में। तो तालाबों द्वारा मैं बता रहा था आपको दक्षिण भारत में की जाती है। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में की जाती है। यहाँ लगभग 24,000 तालाब है। यहाँ लगभग कितने तालाब है स्टूडेंट? 24,000 तालाब है। यहाँ लगभग 24,000 तालाब है जिनके द्वारा सिंचाई होती है। योजना काल में कृषि क्षेत्र में उन्नति हेतु सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण की उपयोगिता को स्वीकारते हुए अनेक परियोजनाओं को विकसित किया गया। योजना काल में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें कहते हैं कि यहाँ 24,000 तालाब है। दक्षिण भारत में 24,000 तालाब है पहले तो ये। अब इसके आगे सिंचाई की सुविधा के लिए सरकार ने क्या किया? अपने योजना काल में कृषि क्षेत्र में उन्नति, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण की उपयोगिता को स्वीकारते हुए अनेक परियोजनाओं को विकसित किया गया ताकि कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक क्षेत्र आ सके, और सिंचाई योजनाओं को निम्न 3 वर्गों में भी बांटा गया। हम बात कर रहे थे परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजना जो मैं लेके चला था, तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता थी, बाढ़ को नियंत्रण करना था, विद्युत बनाने के लिए परियोजना का निर्माण करना था। पंचवर्षीय काल में, योजना काल में कई योजनाएं सरकार के द्वारा रखी गई, विकसित की गई। सिंचाई योजनाओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। देखो, योजना काल में कृषि क्षेत्र में उन्नति हेतु सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण की उपयोगिता को स्वीकारते हुए अनेक परियोजनाओं को विकसित किया गया। इससे क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके, और सिंचाई योजनाओं को हम 3 वर्गों में बांट रहे हैं। पहला वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। सन 1951 में कुल सिंचाई क्षमता 226 लाख हेक्टेयर थी। मैं बात कर रहा हूं 1951 में 226 लाख हेक्टेयर 1951 में 226 लाख हेक्टेयर थी। जो सिंचाई क्षमता थी भारत की वो 226 लाख हेक्टेयर थी। इससे वृहद व लघु योजनाओं से 129 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी। 1996-97 तक देश की कुल सिंचाई क्षमता 896 लाख 1996-97 में 896 लाख सिंचाई क्षमता होगी, लाख हेक्टेयर 896 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता होगी, बढ़ गया इन परियोजनाओं से। तो स्टूडेंट, जो मार्च 2000 तक बढ़कर, जो सन 2000 तक बढ़कर 947 लाख हेक्टेयर होगी। सन 2000 तक 947 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर 947 लाख हेक्टेयर हो गए। इस प्रकार भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, परियोजनाएं लाई गई जो योजना काल था उसमें। तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी या बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय
बहुउद्देशीय परियोजना इस प्रकार है। नंबर 1, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, बहुउद्देशीय परियोजना, इसका नाम भाखड़ा नांगल परियोजना। आपसे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की पहली परियोजना, इंपॉर्टेंट परियोजना, इसके बारे में बताता हूँ बच्चों आपको विस्तार से। भाखड़ा नांगल परियोजना ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सन 1963 में सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर, सन 1963 सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर अंबाला से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। एक बांध, एक डैम का निर्माण किया गया। यह बांध 518 मीटर लंबा, यह बांध 518 मीटर लंबा है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना माना जाता है। तो बता दूं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 518 मीटर लंबा है ये बांध और 226 मीटर ऊंचा, 226 मीटर ऊंचा। स्टूडेंट मैंने मीटर में लिखा है 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। इसको मैं आप विस्तार से बता रहा हूँ आपको। यह बांध 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा बांध है। सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। एक चीज हो, यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध के पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय 8.8 किमी लंबा व 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 114 करोड़ मीटर जल सिंचित हो जा सकता है। इससे 23 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। इससे 12 लाख मेगावाट, तो स्टूडेंट इससे 114 करोड़ मीटर जल सिंचित हो सकता है। इससे 23 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। इस बात से 23 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया इससे 12 लाख मेगावाट, इससे खासकर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 12 लाख मेगावाट, 12 लाख मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। भाखड़ा बांध में 13 किलोमीटर नीचे, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर एक इसका सहायक बांध बनाया गया है जो 29 मीटर ऊंचा और 251 मीटर लंबा है। इसका निर्माण भाखड़ा के अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए किया गया है। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई करना। नंबर 2, सरहिंद नहर में जल बढ़ाकर इसके सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। नंबर 3, गंग नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई करना। नंबर 4, 12 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करना। इस परियोजना के कुछ उद्देश्य लेकर सरकार चली। उसका पहला उद्देश्य है सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई करना। सरहिंद नहर में जल बढ़ाकर इसके सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। गंग नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई करना। 12 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करना। वर्तमान में इस परियोजना से निम्न
निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो रहे हैं स्टूडेंट। नंबर 1, हरियाणा में दिल्ली को विद्युत प्राप्ति होती है इसी परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से। 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। पंजाब व हरियाणा में उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। चंडीगढ़ के निकट मिलने वाली जिप्सम से उर्वरक कारखाने स्थापित किए गए। सस्ती विद्युत का प्रयोग नलकूपों को चलाने के लिए होता है। सिंचाई सुविधाओं के कारण पंजाब व हरियाणा में भूमिगत जल स्तर ऊंचा हुआ है। खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ है। तो स्टूडेंट इस परियोजना से बहुत सारे लाभ हमें मिल रहे हैं। हरियाणा दिल्ली को बिजली की प्राप्ति, 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है। पंजाब में हरियाणा को, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके उद्योगों को, पंजाब हरियाणा में जो उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। और सस्ती विद्युत का प्रयोग किसान नलकूपों को चलाने के लिए करते हैं। सिंचाई सुविधाओं के कारण पंजाब व हरियाणा का जो भूमिगत जल था बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था, उसका स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ है, काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है उसमें। खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ है। इसके बाद अगली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। स्टूडेंट इंडिया की दूसरी बड़ी परियोजना, भाखड़ा नांगल के बाद मैं आपको बताता हूँ। दामोदर घाटी परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। स्टूडेंट सेकंड परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी, यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी के आधार पर क्रियान्वित की गई। इस परियोजना में झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। ये जो परियोजना है इसमें झारखंड है बच्चों, बिहार व पश्चिम बंगाल राज्य शामिल होते हैं। दामोदर घाटी निगम द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है। यह निगम 1948 में स्थापित किया गया था। दामोदर घाटी छोटा नागपुर पठार से निकलकर पूर्व दिशा की ओर झारखंड व पश्चिम बंगाल में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो दामोदर नदी है वो क्या है स्टूडेंट, छोटा नागपुर के पठार से निकलकर पूर्व दिशा की ओर झारखंड व पश्चिम बंगाल में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराकार, बोकारो व कोनार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं स्टूडेंट। दामोदर नदी के अपवाह क्षेत्र में वर्षा काल में भयंकर बाढ़ें आती हैं। जो दामोदर घाटी परियोजना है दामोदर नदी में बनी है, इसमें क्या था स्टूडेंट, दामोदर नदी में हर साल वर्षा काल में बाढ़ें आया करती थी। ये बहुत ही दुख की बात थी। भयंकर बाढ़ आती है, वह मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपरदन हो जाया करता था। लगभग 18,000 वर्ग किमी भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है। लगभग 18,000 वर्ग किमी भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है। सन 1948 में दामोदर घाटी के सर्वांगीण विकास के लिए यह परियोजना अपनाई गई। बाढ़ को पानी को नियंत्रित करने के लिए और उस पानी को उचित ढंग से उपयोग करने के लिए, सिंचाई के उपयोग करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया, इस परियोजना को चलाया गया। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई व विद्युत उत्पादन करना था। तो इस परियोजना के मुख्य तत्व निम्न। ये परियोजना क्यों बनाई गई, एक तो क्या था, हर साल दामोदर नदी में बाढ़ें आया करती थी, उसको नियंत्रण करना था। दूसरा स्टूडेंट सिंचाई की सुविधा के लिए, और तीसरा विद्युत उत्पादन के लिए। ये योजना बहुत जरूरी थी। तो इस परियोजना के मुख्य तत्व निम्न: बराकार नदी पर मिथेन बांध, बाल पहाड़ी बांध व तिलोया बांध, दामोदर नदी पर पंचायत बांध, अयर बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध व कोनार नदी पर कोनार बांध का निर्माण किया।